ये यूरोप के लोग खासकर 15वीं सदी के अंत में भारत आने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो गए अचानक? कोई खास वजह? हाँ, वजहें तो थीं और काफी दिलचस्प भी। देखिए, व्यापार तो सदियों से चल रहा था। मसाले, रेशम यूरोप पहुंचते थे। हाँ, जमीनी रास्तों से। बिल्कुल, जमीनी रास्तों से, जिन पर ज्यादातर अरब व्यापारियों का कंट्रोल था। लेकिन फिर 1453 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। कुस्तुनतुनिया वाली? जी हाँ, ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया मतलब आज का इस्तांबुल उस पर कब्जा कर लिया। इससे जो पुराने रास्ते थे यूरोप के लिए वो बहुत मुश्किल हो गए और महंगे भी। अच्छा, तो एक तरह से दरवाजा बंद होने लगा। और यूरोप में क्या चल रहा था उस वक्त? यूरोप में वो रिनेसा या पुनर्जागरण का दौर था। नई सोच, नई खोज की इच्छा, दुनिया जानने की उत्सुकता। साथ ही यूरोप थोड़ा अमीर भी हो रहा था और भारत और पूरब की चीजों की मांग बढ़ रही थी। मसाले तो थे ही, विलासिता की चीजें भी। तो मतलब जरूरत भी थी और माहौल भी बन रहा था। बिल्कुल। पुर्तगाल, स्पेन जैसे देशों ने समुद्री रास्तों की खोज में पैसा लगाया। पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का नाम इसमें खास है। और फिर वो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास भी हुई थी 1494 में, जब स्पेन और पुर्तगाल ने दुनिया को आपस में बांट लिया। हाँ, मजेदार बात है। एक लाइन खींच दी अटलांटिक में और कहा इसके पूरब में पुर्तगाल खोजेगा, पश्चिम में स्पेन। कमाल है। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये दुनिया पर अपना प्रभाव जमाने की शुरुआत थी। और इसी चक्कर में मई 1498 में वास्को डी गामा पहुंच गया भारत। जी, ये एक गुजराती पायलट अब्दुल मजीद, उनकी मदद से कालीकट के तट पर। ये एक टर्निंग पॉइंट था इतिहास में। कालीकट के राजा जमोरिन, उन्होंने स्वागत किया। हाँ, शुरू में तो जमोरिन ने स्वागत किया, शायद उन्हें लगा कि व्यापार बढ़ेगा। लेकिन कालीकट में पहले से ही अरब व्यापारी बहुत मजबूत थे। उन्हें तो दिक्कत हुई होगी। बिल्कुल, उन्हें ये नया कंपटीशन पसंद नहीं आया, तो वास्को डी गामा के लिए वहां टिकना आसान नहीं था। लेकिन पुर्तगाली रुके नहीं, उसके बाद और लोग भी आए। हाँ, जैसे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया 1500 में, उसने भी फैक्ट्री खोलने की कोशिश की कालीकट में। फिर वास्को डी गामा दोबारा आया, उसने कन्नौर में फैक्ट्री खोली। धीरे धीरे कालीकट, कन्नौर, कोचीन ये सब उनके जरूरी ठिकाने बन गए। तो वो समझ गए कि सिर्फ व्यापार से बात नहीं बनेगी। हाँ, जल्दी ही समझ गए, उन्हें लगा कि ताकत दिखानी पड़ेगी। यहीं से उनकी पॉलिसी बदली, उन्होंने गवर्नर्स भेजने शुरू किए। पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जी, अल्मेडा 1505 में। वो लाया ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब समुद्र पर कंट्रोल करो। उसने कार्टास सिस्टम शुरू किया। कार्टास, ये क्या था? ये एक तरह का परमिट था। पुर्तगालियों से ये परमिट लिए बिना कोई भारतीय जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। अगर जाते तो पुर्तगालियों पर हमला कर सकते थे। अरे, मतलब समुद्र पर दादागिरी? कह सकते हैं। फिर आया अल्बुकर्क, जिसे पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक मानते हैं भारत में। हाँ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उसने क्या किया? अल्बुकर्क बहुत एम्बिशियस था। उसने स्ट्रैटेजिक जगहों पर कब्जा किया, हॉर्मुज, मलक्का, जो अहम समुद्री रास्ते थे। और गोवा? हाँ, सबसे बड़ा काम। 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। ये पहली बार था कि भारत की जमीन का कोई हिस्सा सीधे किसी यूरोपीय ताकत के कंट्रोल में आया। और यही गोवा बाद में उनकी राजधानी बना। जी, नीनो दा कुन्हा ने, जो बाद में गवर्नर बना, 1530 के आसपास मुख्यालय कोचीन से गोवा ले गया। उन्हें ये कामयाबी मिली कैसे? क्या भारतीय शासक इतने कमजोर थे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि सब कमजोर थे। गुजरात में महमूद भेगड़ा जैसे शक्तिशाली शासक भी थे। लेकिन दक्षिण भारत में, दक्कन में काफी राजनीतिक खींचतान चल रही थी। विजयनगर, बहमनी सल्तनत, इनकी आपस के झगड़े। तो उसका फायदा उठाया उन्होंने? हाँ, उसका फायदा उठाया। और सबसे बड़ा एडवांटेज था उनकी नेवल टेक्नोलॉजी। उनके जहाजों पर तोपें थीं। अच्छा, ये बड़ा फर्क था। जी, उस समय भारतीय जहाजों पर यह नहीं था। इससे उन्हें समुद्र में जबरदस्त बढ़त मिल गई। लेकिन ये ताकत हमेशा तो नहीं रही, उनका पतन भी तो हुआ। हाँ, बिल्कुल हुआ। कई कारण थे। एक तो उनकी धार्मिक नीति। वो ईसाई धर्म फैलाने को लेकर बहुत आक्रामक थे, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। इससे स्थानीय लोग, शासक सब नाराज हुए। फिर उनकी व्यापारिक प्रैक्टिस भी कई बार बेईमानी वाली होती थी। समुद्री लुटेरों जैसी इमेज बन गई थी। अच्छा। फिर उत्तर भारत में मुगल ताकतवर हो गए, दक्कन में भी सल्तनतें संभलने लगी, मराठे उभर कर आ गए उनके पड़ोस में। हाँ, मुगलों से तो उनका झगड़ा भी हुआ था। जी, 1612 में सूरत के पास अंग्रेजों ने उनके जहाजी बेड़े को हरा दिया। ये बड़ी हार थी। फिर 1632 में शाहजहां के गवर्नर ने उनसे हुगली छीन लिया, बंगाल में।
और ब्राजील की खोज का भी असर पड़ा। हाँ, उनका ध्यान उधर बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, डच और अंग्रेज आ गए थे जो उनसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कह सकते हैं ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन फिर भी पुर्तगालियों का महत्व तो है। बिल्कुल है। उन्होंने ही दिखाया कि नेवी कितनी जरूरी है। समुद्र के रास्ते आके भी भारत में दबदबा बनाया जा सकता है। जहाजों पर तोपें, सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग, ये सब चीजें उन्होंने शुरू की। तो पुर्तगालियों ने एक तरह से दरवाजा खोला। फिर आए डच। जी हाँ, डच यानी नीदरलैंड्स के लोग, वो 16वीं सदी के बिल्कुल आखिर में एक्टिव हुए। 1596 में कॉर्नेलियस डी हाउटमैन इंडोनेशिया पहुंचा। भारत में उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ थी? 1605 में मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। फिर उन्होंने पुर्तगालियों से नागापट्टनम छीना, वो उनका दक्षिण में मेन सेंटर बना। सूरत, चिंसूरा, बंगाल, पटना, कई जगह फैक्ट्रियां खोली उन्होंने। डच लोग क्या चाहते थे भारत से? उनका फोकस क्या था? डच मूल रूप से व्यापारी थे। भारत से नील, कपड़ा, रेशम, शोरा, अफीम, चावल ये सब ले जाते थे। लेकिन उनका असली इंटरेस्ट कहीं और था। हाँ, उनका मेन फोकस भारत से ज्यादा दक्षिण पूर्व एशिया था, खासकर इंडोनेशिया, जिसे वो मसाला द्वीप कहते थे। काली मिर्च, लौंग, जायफल, इन मसालों के व्यापार पर वो मोनोपोली चाहते थे। भारत उनके लिए उस बड़े नेटवर्क का एक हिस्सा था, एक जरूरी हिस्सा, पर शायद मेन नहीं। पर भारत में उन्हें अंग्रेजों से टक्कर लेनी पड़ी। जबरदस्त टक्कर। डच और अंग्रेजों में बहुत कंपटीशन था। यूरोप में भी लड़ाइयां होती थीं, यहां भी। 1623 में अम्बोयना में जो हुआ, हाँ, वो हत्याकांड। जी, डचों ने 10 अंग्रेज और 9 जापानी व्यापारियों को मार डाला। इससे दुश्मनी और बढ़ गई। और भारत में उनका फैसला कब हुआ? निर्णायक मोड़ आया नवंबर 1759 में, बंगाल में बेदारा की लड़ाई। बेदारा? हाँ, हुगली के पास। इसमें अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह हराया। तो बस उसके बाद डच भारत से साइडलाइन हो गए? हाँ, लगभग। इस हार के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया पर लगाया, जहां वो काफी लंबे समय तक रहे। भारत में उनका रोल बहुत सीमित हो गया। उनका मकसद ज्यादातर व्यापारी ही रहा। अंग्रेजों की तरह राजनीतिक ताकत बनना उनकी प्राथमिकता शायद उतनी नहीं थी। और अब आते हैं उन पर जिन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, अंग्रेज। इनकी कहानी कैसे शुरू होती है? अंग्रेजों की कहानी थोड़ी अलग है। शुरुआत कुछ व्यापारियों ने की, मर्चेंट एडवेंचरर्स। उन्होंने मिलकर 1599 में एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, उसका लंबा सा नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें पूरब के साथ व्यापार करने का चार्टर दिया। और ये एक प्राइवेट कंपनी थी, सरकार की नहीं? बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। ये शेयर होल्डर्स की कंपनी थी, मुनाफे के लिए बनी थी। सरकार का कंट्रोल फ्रांसीसी कंपनी जैसा सीधा नहीं था। तो इन्होंने भारत में पैर कैसे जमाए? शुरुआत इन्होंने भी व्यापार से की। पहली पक्की फैक्ट्री सूरत में खोली 1613 के आसपास, मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत लेकर। जहांगीर के दरबार में कोई राजदूत भी तो गया था? हाँ, सर थॉमस रो। 1615 में वो राजा जेम्स प्रथम के एम्बेसडर थे। उन्होंने आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच जैसी जगहों पर भी फैक्ट्री खोलने की परमिशन ली। और पश्चिम में सूरत के अलावा बॉम्बे भी तो मिला इन्हें? हाँ, बॉम्बे की कहानी तो मजेदार है। पुर्तगाली राजकुमारी की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई 1662 में, तो बॉम्बे दहेज में मिल गया। दहेज में? जी हाँ। और फिर 1668 में राजा ने इसे सिर्फ 10 पाउंड सालाना के मामूली किराए पर कंपनी को दे दिया। बस? और बाद में यही बॉम्बे उनका वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बना, सूरत की जगह। और दक्षिण में? दक्षिण में 1639 में उन्होंने मद्रास में जमीन ली और वहां बनाया फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये उनका साउथ का हेडक्वार्टर बन गया। गोलकुंडा के सुल्तान से उन्हें गोल्डन फरमान मिला 1632 में, जिससे उन्हें 500 पगोड़ा सालाना देकर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। और बंगाल, वो तो सबसे अमीर सूबा था मुगलों का। बंगाल में वो थोड़ा बाद में घुसे। 1651 में वहां के सूबेदार शाह शुजा से इजाजत ली और हुगली में फैक्ट्री खोली। फिर कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी। कोई दिक्कत नहीं हुई मुगलों से? हुई थी। 1680 के दशक में शाइस्ता खान से झगड़ा हुआ। अंग्रेजों ने हुगली पर हमला भी किया, लेकिन फिर मामला सुलझ गया। और कलकत्ता कैसे बना? 1698 में उन्हें 1200 रुपए सालाना पर 3 गांव मिल गए, सुतानुटी, गोविंदपुर और कालीकाता। इनकी जमींदारी मिल गई। यहीं उन्होंने किला बनाया, फोर्ट विलियम, और ये बस्ती धीरे धीरे कलकत्ता शहर बन गई। और यही फिर ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बना? बिल्कुल।
कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये 3 उनके मुख्य गढ़ बन गए। और फिर वो 1717 का फर्रुखसियर का फरमान। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने ये फरमान जारी किया था। इसमें कंपनी को बहुत रियायतें मिली। क्या क्या मिला? बंगाल में सिर्फ 3,000 रुपये सालाना देने पर उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सारे कस्टम ड्यूटी माफ। उन्हें दस्तक यानी अपना पास जारी करने का अधिकार मिल गया, जिससे वो अपना माल बिना टैक्स के कहीं भी ले जा सकते थे। इसका तो बहुत गलत इस्तेमाल हुआ होगा बाद में। बहुत ज्यादा। कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगे। सूरत में भी 10,000 रुपये सालाना पर सारे टैक्स माफ हो गए, और कंपनी जो सिक्के बॉम्बे में बनाती थी वो पूरे मुगल साम्राज्य में चलेंगे, ये भी मान लिया गया। बाप रे, इसने तो कंपनी को बहुत ताकत दे दी। जाहिर है, इससे उनका रुतबा और उनकी आर्थिक ताकत दोनों बहुत बढ़ गईं। तो अंग्रेज मजबूत हो रहे थे, लेकिन एक और दावेदार था मैदान में, फ्रांसीसी। हाँ, फ्रांसीसी थोड़ी देर से आए। उनकी कंपनी दे ज़ांदो ओरिएंटालेस 1664 में बनी थी। ये लुई 14वें के मंत्री थे कोलबर्ट, उनकी कोशिशों से बनी थी। और ये सरकारी कंपनी थी? जी हाँ, ये स्टेट कंट्रोल्ड थी। 50 साल का मोनोपोली मिला था इसे। उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में खोली 1667 में, फिर मसूलीपट्टनम में, बंगाल में चंदन नगर बसाया जो कलकत्ता के पास है। लेकिन फ्रांसीसियों का नाम आते ही पौंडीचेरी का ध्यान आता है। बिल्कुल, पौंडीचेरी उनका सबसे अहम केंद्र बना। 1674 में फ्रांसवा मार्टिन ने वहां के गवर्नर शेर खान लोदी से जगह ली और पौंडीचेरी की नींव रखी। ये भारत में फ्रांसीसी शक्ति का गढ़ बन गया। उनकी और भी ठिकाने थे? हाँ, माहे, कराईकल, बालासोर, कासिम बाजार में भी थे, लेकिन शुरुआत में उन्हें थोड़ी दिक्कतें भी आईं। डचों ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था कुछ समय के लिए। अच्छा। हाँ, 1693 में। हालांकि बाद में एक संधि हुई, रिस्विक की संधि 1697 में, जिसे पौंडीचेरी वापस मिल गया। फिर 1720 के आसपास कंपनी को दोबारा ऑर्गेनाइज किया गया। और फिर शुरू हुआ असली मुकाबला अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, कर्नाटक युद्ध। सही कहा। 18वीं सदी का मध्य, ये वो दौर है जब भारत की जमीन पर यूरोप की 2 बड़ी ताकतें सीधे सीधे भिड़ गईं। 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं। ये कर्नाटक कहाँ है? मतलब आज का कर्नाटक? नहीं, उस समय कर्नाटक का मतलब था कोरोमंडल तट और उसका अंदरूनी इलाका, आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा। अच्छा, तो इन युद्धों की वजह क्या थी? सिर्फ व्यापार? नहीं, वजहें मिली जुली थीं। भारत में व्यापारिक कंपटीशन तो था ही, लेकिन यूरोप में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। जैसे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध, फिर सप्तवर्षीय युद्ध। तो भारत उसका एक फ्रंट बन गया। तो पहले युद्ध में क्या हुआ? पहला कर्नाटक युद्ध 1740-48 ज्यादातर यूरोप की लड़ाई का ही एक्सटेंशन था। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। एक लड़ाई हुई सेंट थॉम की लड़ाई, जिसमें फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब की बड़ी सेना को हरा दिया। इससे क्या पता चला? इससे यह साफ हो गया कि छोटी अनुशासित यूरोपीय सेना भारतीय नवाबों की बड़ी ट्रेडिशनल सेनाओं पर भारी पड़ सकती है। हालांकि युद्ध खत्म हुआ एक्सला चैपल की संधि से और मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। नतीजा लगभग बराबरी का रहा। फिर दूसरा युद्ध, वो ज्यादा उलझावा लगता है। हाँ, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749-54 ज्यादा भारतीय राजनीति से जुड़ा था। हुआ ये कि हैदराबाद के निजाम की मौत हो गई और कर्नाटक के नवाब के पद के लिए भी झगड़ा शुरू हो गया। और दोनों कंपनियों ने साइड ले ली। बिल्कुल, फ्रांसीसियों ने, खासकर उनके गवर्नर डुप्ले ने एक दावेदार मुजफ्फर जंग हैदराबाद में, चंदा साहिब कर्नाटक में का साथ दिया। अंग्रेजों ने दूसरे दावेदारों नासिर जंग और अनवरुद्दीन का। डुप्ले बड़ा चालाक माना जाता है। हाँ, डुप्ले ने भारतीय राजनीति में दखल देकर फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। शुरुआत में वो कामयाब भी रहा। अनवरुद्दीन मारा गया, मुजफ्फर जंग नवाब बना और उसने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण का गवर्नर बना दिया। लेकिन फिर क्लाइव आ गया। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव, उसने पासा पलट दिया। उसने सिर्फ थोड़ी सी सेना लेकर कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर कब्जा कर लिया। 1751 ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे फ्रांसीसियों का ध्यान भटक गया और उनकी पकड़ कमजोर हुई। ये युद्ध भी बिना किसी पक्के नतीजे के खत्म हुआ, पर अंग्रेज अब फ्रांसीसियों के बराबर खड़े थे। और फिर तीसरा और आखिरी युद्ध? तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758-63। ये यूरोप के 7 ईयर्स वॉर सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। इस बार लड़ाई ज्यादा बड़ी थी। फ्रांसीसी कमांडर काउंट डी लैली ने शुरू में कुछ किले जीते, लेकिन फिर वॉन्डीवॉश की लड़ाई हुई। जी, 22 जनवरी 1760 वॉन्डीवॉश की लड़ाई। ये निर्णायक साबित हुई। अंग्रेज जनरल सर आयर कूट ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया। लैली खुद बंदी बना लिया गया। तो वॉन्डीवॉश ने तय कर दिया। हाँ, वॉन्डीवॉश ने भारत में फ्रांसीसियों की किस्मत तय कर दी। इसके बाद वो कभी अंग्रेजों के लिए बड़ा खतरा नहीं बन पाए।
युद्ध खत्म हुआ पेरिस की संधि 1763 से। फ्रांसीसियों को उनकी फैक्ट्रियां वापस मिल गईं, जैसे पौंडीचेरी। लेकिन शर्त यह थी कि वो अब किलेबंदी नहीं कर सकते, सेना नहीं रख सकते, वो सिर्फ व्यापारी बनकर रह सकते थे। और डच तो पहले ही बेदारा में हार चुके थे। बिल्कुल, 1759 में। तो अब वांडिवाश के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कोई यूरोपीय कॉम्पिटिटर नहीं बचा था। मैदान साफ था। तो ये तो साफ हो गया कि अंग्रेज जीत गए, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश भी थे थोड़े से, सब पीछे रह गए। लेकिन क्यों? अंग्रेजों में ऐसी क्या खास बात थी? ये सबसे जरूरी सवाल है शायद, और इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। कई चीजें मिलकर काम कर रही थीं। जैसे? सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे बड़ा फर्क शायद उनकी कंपनी की बनावट में था। जैसे हमने कहा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। उसे अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना था, मुनाफा कमाना था। वो फैसले लेने में ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, सरकार का दखल कम था। और फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी। हाँ, फ्रांसीसी कंपनी सीधे राजा और सरकार के कंट्रोल में थी। उसमें लाल फीताशाही ज्यादा थी, फैसले धीमे होते थे और राजनीति का असर ज्यादा पड़ता था। फ्रांसीसियों को हराया था। भारत जैसे दूर देश में ऑपरेशन चलाने, सप्लाई बनाए रखने, दुश्मन को रोकने के लिए ये नेवल सुप्रीमेसी बहुत काम आई। ठीक है। और फिर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति दुनिया में सबसे पहले शुरू हुई। इससे उन्हें बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर हथियार और सबसे जरूरी ज्यादा पैसा मिला। पैसा लड़ाई के लिए बहुत जरूरी था। बिल्कुल, और उनके पास लोन लेने का, कर्ज उगाने का बेहतर सिस्टम था। बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक इसी काम के लिए बना था कि सरकार को युद्ध के लिए पैसा मिल सके। उनकी सेना के बारे में क्या कहेंगे? ब्रिटिश सैनिक ज्यादा अनुशासित थे, उनकी ट्रेनिंग बेहतर थी और उनके पास क्लाइव, आयरकूट जैसे काबिल लीडर थे। फ्रांसीसियों के पास भी डुप्ले जैसे लोग थे, लेकिन ओवरऑल ब्रिटिश लीडरशिप शायद बेहतर साबित हुई। और ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिरता भी थी। हाँ, ये भी एक फैक्टर है। ब्रिटेन में उस दौरान तुलनात्मक रूप से ज्यादा राजनीतिक स्थिरता थी, जबकि फ्रांस में क्राउन और संसद के बीच खींचतान और बाद में क्रांति जैसी चीजें हुई। धर्म का रोल कितना था? पुर्तगालियों की तरह वो कट्टर नहीं थे। हाँ, पुर्तगालियों की तुलना में अंग्रेज धर्म को लेकर बहुत कम उत्साही थे। उनका फोकस मेनली व्यापार और फिर धीरे धीरे सत्ता पर रहा। इससे उन्हें स्थानीय लोगों का उतना विरोध नहीं झेलना पड़ा जितना पुर्तगालियों को। और उनके ठिकाने बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये भी बहुत अहम था। तीनों प्रेसिडेंसीज बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर थी। बॉम्बे पश्चिम में, मद्रास दक्षिण में, कलकत्ता पूरब में और सबसे अमीर इलाका बंगाल में। फ्रांसीसियों का मुख्य अड्डा सिर्फ पौंडीचेरी था, जो उतना फायदेमंद साबित नहीं हुआ। एक बात और कही जाती है कि फ्रांसीसियों ने व्यापार से ज्यादा जमीन कब्जाने पर ध्यान दिया। हाँ, खासकर डुप्ले के समय में उन्होंने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को शायद व्यापारिक हितों पर ज्यादा तरजीह दी। इससे कंपनी पर आर्थिक बोझ पड़ा। अंग्रेजों ने ज्यादा बेहतर बैलेंस बनाए रखा, कम से कम शुरुआत में। तो ये सारे कारण मिलकर अंग्रेजों की सफलता की कहानी बनाते हैं। जी हाँ, कोई एक कारण नहीं, बल्कि इन सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन था जिसने अंग्रेजों को भारत में बाकियों से आगे कर दिया। तो ये थी कहानी कि कैसे अलग अलग यूरोपीय ताकतें भारत आईं, व्यापार के लिए, मसालों के लिए, और फिर कैसे उनके बीच सत्ता का संघर्ष हुआ, जिसमें आखिरकार अंग्रेज विजयी रहे, वास्को डे गामा से शुरू होकर वांडीवॉश तक। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटनाएं सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है। इन्होंने आज के भारत की नींव रखी। ये दिखाती हैं कि कैसे ग्लोबल ट्रेड, पॉलिटिक्स और मिलिट्री पावर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे वो इतिहास को शेप देते हैं। सही कहा। और आखिर में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर इतिहास थोड़ा अलग होता, अगर वांडीवॉश में फ्रांसीसी जीत जाते या डच ज्यादा मजबूती से टिके रहते, तो आज का भारत कैसा होता? क्या वो निर्णायक मोड़ सिर्फ वांडीवॉश की लड़ाई थी, या कंपनी की बनावट, या नौसेना की ताकत ज्यादा अहम थी? इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है।